इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। माघ का महीना आया रे, ठंडी ठंडी पुरवाई लाया रे। धरती माँ ने ओढ़ी सफेद चादर, कोहरे ने हर डाल सहलाया रे। खेतों में सरसों हंसती पीली चुनर सी चमक रही, गेहूं की बालें झूम झूम कर मानो रस की बात कह रही। मटर की बेलें मुस्काती हैं, साखों पर मोती हक जाते हैं। किसान सुबह सुबह उठ भागे, ओस के मोती पांव चुभाते। हल्की धूप का सोनापन पग पग आशा बो देता है। माघ का महीना मेहनत का, किसान का मन संजो लेता है। किसान के चेहरे पर चमक है, आशा का दीप जलाया है। माघ महीना खेती में भाई बरकत का संदेश लाया है। और इसी के साथ ही स्वागत है हमारे सभी किसान भाइयों, बहनों और तमाम श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। और आज मैं हूँ आपके साथ सपना सोनी और मैं हूँ मोनिका पटेल। लीजिए स्वीकार कीजिए हमारी राम राम। और आइए अब हम बताते हैं हमारे किसान भाइयों को हमारे आज के आकर्षण के बारे में। हमारी आज की बात होगी सूचना प्रौद्योगिकी खेती का भविष्य, इस विषय पर। और हमारे आज के मेहमान क्रम के अंतर्गत होगा ग्राम बाल कछार, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा से युवा कृषक अनुराग सूर्यवंशी से सरसों की खेती पर मोनिका पटेल की भेंटवार्ता हम आपको सुनवाएंगे। साथ ही होगा हमारे किसान भाई बहनों का मनोरंजन लोकगीतों के माध्यम से और होंगे कुछ महत्वपूर्ण संदेश भी। तो हम हमारी आज की बात शुरू करें। आइए अब जुड़ते हैं हमारी आज की बात से, जिसका विषय है सूचना प्रौद्योगिकी खेती का भविष्य। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि न केवल आर्थिक विकास का आधार है, बल्कि लाखों किसानों के जीवन का स्रोत भी है। बदलते समय और नई चुनौतियों के साथ पारंपरिक कृषि प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग आवश्यक हो गया है। डिजिटल युग ने कृषि में क्रांति ला दी है, जिससे किसानों को आधुनिक तकनीकों और नवीनतम जानकारी तक आसानी से पहुंच प्राप्त हो रही है। बिल्कुल, कृषि विस्तार सेवाओं के साथ आईटी का समन्वय किसानों के जीवन में सुधार और कृषि उत्पादकता में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। कृषि विस्तार का मुख्य उद्देश्य किसानों को नई कृषि तकनीकों, वैज्ञानिक अनुसंधानों और बेहतर कृषि विधियों के बारे में जानकारी देना है। बिल्कुल सही कहा मोनिका। और परंपरागत रूप से यह प्रक्रिया सीधे संवाद, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से की जाती रही है। लेकिन डिजिटल युग में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग इसे अधिक व्यापक और कुशल बना रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि विस्तार की सेवाएं तेजी से बड़े पैमाने पर किसानों तक पहुंचाई जा सकती हैं। डिजिटल तकनीक ने कृषि विस्तार में कई नए रास्ते खोले हैं। आजकल स्मार्टफोन, मोबाइल एप्लीकेशन, इंटरनेट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से किसान खेती से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सपना बहन आपने। आज हर किसान के हाथ में मोबाइल है। अब मौसम की जानकारी हो, मंडी भाव हो या सरकारी योजनाएं, सब कुछ एक क्लिक पर मिल जाता है। बिल्कुल। किसान समय समय पर सिंचाई, बुआई और कटाई का फैसला आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल। और ड्रोन से फसल की निगरानी की जा सकती है। ड्रोन बताते हैं फसल में कौन सा हिस्सा पीड़ित है, कहाँ कीट लग रहे हैं, कहाँ ज्यादा नमी है, और खाद कीटनाशक का सटीक छिड़काव भी करते हैं। स्मार्ट सिंचाई सिस्टम सेंसर अब मिट्टी की नमी बताने लगे हैं। मोबाइल पर सूचना मिल जाती है। अब सिंचाई की जरूरत है, ड्रिप और स्प्रिंकलर को आईटी से जोड़कर पानी की 40 से 50% तक की बचत संभव है। बिल्कुल। और अब बात करते हैं डेटा आधारित खेती की। किसान भाइयों, अब फसल उगाना सिर्फ अनुभव पर नहीं बल्कि डेटा पर आधारित होगा। एआई मॉडल बताएंगे कौन सी फसल इस मौसम में ज्यादा उपज देगी, खेत में कौन सी बीमारी फैल रही है, कब कौन सी खाद देनी है, यानी खेती अब सटीक विज्ञान बन रही है। बिल्कुल। और साथ ही ई मार्केट और ऑनलाइन बिक्री की बात करें किसान भाइयों, तो ई नाम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से
किसान देश भर की मंडियों तक पहुंच पा रहे हैं। जिस फसल का जहां अच्छा दाम हो, किसान वहीं बेच सकते हैं। इससे मुनाफा बढ़ता है और दलाली भी कम होती है। डिजिटल मशीनें और मोबाइल लैब अब मिनटों में मिट्टी की रिपोर्ट देती हैं। इससे किसान जान सकते हैं कि मिट्टी में कौन सी कमी है, कौन सा उर्वरक कितना देना चाहिए। उपज बढ़ाने में यह तकनीक बहुत मददगार साबित हो रही है। बिल्कुल सही कहा। सरकार और कृषि वैज्ञानिक इन आंकड़ों का उपयोग खेती की नीतियां बनाने और किसानों को सही सलाह देने में करते हैं। ड्रोन तकनीक से समय और श्रम दोनों की बचत होती है और फसल का नुकसान बहुत कम होता है। बिल्कुल। और स्मार्ट ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम मोबाइल से ऑन या ऑफ किए जा सकते हैं। इससे पानी की भी बचत संभव है। रोबोट और आधुनिक मशीनों की बात करें किसान भाइयों, तो विदेशों में और भारत में भी शुरुआत हो चुकी है। रोबोटिक निराई, ऑटोमेटिक कटाई, फल सब्जी की छटाई, पैकेजिंग मशीनें भविष्य में रोबोट मजदूरों की कमी को पूरा करेंगे और उत्पादन की गुणवत्ता भी बढ़ाएंगे। बिल्कुल। और ई मार्केट से किसान देश भर की मंडियों के दाम, ऑनलाइन फसल बिक्री, पारदर्शी तौल और भुगतान सीधे मोबाइल पर देख सकते हैं। अब किसान अपनी फसल वहीं बेच सकते हैं जहां सबसे अच्छा दाम हो। बिल्कुल। और डिजिटल मिट्टी परीक्षण की बात करें तो हैंड हेल्ड मिट्टी परीक्षण मशीनें अब मिनटों में मिट्टी की जांच कर देती हैं। इससे किसान जान पाते हैं कि पीएच स्तर कितना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जैविक कार्बन, उर्वरक की सही मात्रा। डिजिटल सॉइल हेल्थ कार्ड से किसान अपनी मिट्टी के अनुसार फसल और खाद का चयन कर सकते हैं। जी हाँ। सरकारी योजनाओं में अब बात करते हैं हम आईटी के योगदान की। सरकारी पोर्टल और ऐप किसानों के लिए सुविधा बने हुए हैं। पीएम किसान की राशि की जानकारी हो, फसल बीमा दावा स्थिति हो, ऑनलाइन सब्सिडी हो, क्रॉप सलाह, मौसम चेतावनी, ये सारी जानकारियां हमारे किसानों तक अब आसानी से पहुंच पा रही हैं। बिल्कुल। और अब किसान लाइन में लगने की बजाय मोबाइल पर ही सब जानकारी पा रहे हैं। आने वाले समय में स्मार्ट ग्रीन हाउस, स्वचालित मशीनें, एआई आधारित रोग पहचान, बायो सेंसर जैसी तकनीकें खेती को और आधुनिक बनाएंगी। जी हाँ। खेती अब शहरी नौजवानों के लिए भी आकर्षक बनती जा रही है, क्योंकि तकनीक के साथ यह एक वैज्ञानिक और लाभकारी व्यवसाय बन रही है। बिल्कुल। कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी कुछ चुनौतियां भी हैं। हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी ने कई सकारात्मक बदलाव भी किए हैं, फिर भी इसे पूरी तरह से अपनाने में कुछ चुनौतियां हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और स्मार्टफोन की सीमित पहुंच और डिजिटल साक्षरता की कमी किसानों के लिए एक बड़ी बाधा बनती है। इसके अलावा बहुत से किसानों को नई तकनीकों को अपनाने में भी संकोच होता है, क्योंकि वे परंपरागत तरीके से ही खेती करते आ रहे हैं और उन्हीं से वे परिचित भी हैं। बिल्कुल। और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार और गैर सरकारी संगठनों को मिलकर काम करना होगा। डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। इसके अलावा सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं और डिजिटल उपकरणों की पहुंच को और अधिक सुलभ बनाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। सूचना प्रौद्योगिकी का कृषि विस्तार में उपयोग करना कृषि के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल किसानों को सटीक और समय पर जानकारी प्रदान करती है, बल्कि उन्हें बदलते मौसम, बाजार की मांगे और नई कृषि तकनीकों के बारे में जागरूक भी करती है। बिल्कुल। और डिजिटल युग में कृषि का विस्तार सूचना प्रौद्योगिकी के बिना अधूरा है। यदि सही तरीके से इन तकनीकों का उपयोग किया जाए तो भारत कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार और विकास संभव है। किसान भाइयों और बहनों, सूचना प्रौद्योगिकी खेती का चेहरा बदल रही है। इससे खेती होगी कम जोखिम वाली, कम लागत वाली और अधिक उत्पादन वाली और पूरी तरह वैज्ञानिक। भविष्य की खेती का मंत्र ज्ञान, तकनीक, सफल समृद्ध किसान। तो यही थी हमारी आज की बात। और आइए अब हम जुड़ते हैं हमारे किसान भाई बहनों के मनोरंजन की ओर और सुनवाते हैं सुधा मिश्रा की आवाज में ये लोकगीत।
जब से देखे बाले गोविंदा, जब से देखे बाले गोविंदा, भूल गई दुख धंधा नयन भर देखे आई बाले गोविंदा, देखे आई बाले गोविंदा नयन भर देखे आई बाले गोविंदा। सब सखियों में राधा बड़ी है, सब सखियों में राधा बड़ी है, जैसे नदियों में गंगा नयन भर देख आई बाले गोविंदा, देख आई बाले गोविंदा नयन भर देख आई बाले गोविंदा। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पम्प का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। और इस संदेश के बाद आइए जुड़ते हैं हम हमारे आज के मेहमान क्रम के साथ। ग्राम बाल कछार, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा से युवा कृषक अनुराग सूर्यवंशी से सरसों की खेती पर मोनिका पटेल की भेंटवार्ता हम सुनते हैं। श्रोताओं, मेहमान क्रम में आज हमारे साथ हैं ग्राम बाल कछार, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा के युवा शिक्षित प्रगतिशील कृषक श्री अनुराग सूर्यवंशी जी। भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की किसान वाणी की चौपाल में। आपको हमारे सभी किसान भाइयों बहनों की ओर से राम राम। मेरी ओर से भी सभी को राम राम। भैया, सबसे पहले ये बताइए कि खेती किसानी का कार्य आप लगभग कितने वर्षों से कर रहे हैं? दीदी, मुझे लगभग 20 साल हो गया है। मैं खेती से जुड़ा हुआ हूँ, खेती का कार्य कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, मतलब अच्छा खासा अनुभव आपके पास है। हाँ हाँ, बिल्कुल जी। क्या खेती के साथ साथ कोई दूसरा व्यवसाय भी आप करते हैं? तो खेती भी करता हूँ और एक मेरा व्यापार भी है। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। किस चीज का व्यापार करते हैं आप? सिंगुड़ी पे मेरा कृषि बीज का सिंगुड़ी में काम है। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया कि आप स्वयं भी एक किसान हैं और दूसरे किसान भाइयों को लाभ पहुंचाने के लिए आपने खेती किसानी से जुड़ा व्यवसाय ही चुना। भैया, इन दिनों कौन कौन सी फसलें लगी हैं आपके खेत में? दीदी, मेरे खेतों में इस समय में गेहूं लगा हुआ है, चना लगा हुआ है और काफ़ी जगह पे मेरा सरसों लगा हुआ है। भैया, बात करें अगर हम सरसों की खेती की, तो लगभग कितने एकड़ में इन दिनों आपने सरसों की फसल लगाई हुई है? में लगभग 12 से 13 एकड़ पे सरसों लगा हुआ है। क्या सरसों की फसल की तैयारी से पहले आप खेत की कोई खासी तैयारी करनी पड़ती है? हाँ बिल्कुल। जैसी दूसरी फसल जब हम खेतों से साफ करते हैं, उसके बाद में बढ़िया 2 कल्टीवेटर कंप्लीट करने के बाद में 3-4 दिन उसको हम लोग जो है सुखाते हैं जगह को, और बढ़िया उसमें एक रोटावेटर करके फिर उसमें हम बोनी करते हैं। अच्छा, और किस तरह की मिट्टी में सरसों की उपज अच्छी होती है? पर विशेष यदि अच्छा उत्पादन किसानों को इसका मिलता है, और जैसे हम लोग जो अभी कर रहे हैं, तो ये अपना दोमट मिट्टी
भूरी मिट्टी में इसका उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। भैया प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की कितनी आवश्यकता होती है? जैसे मैं अभी इतने दिनों से सरसों की खेती करते आया हूँ, तो लगभग 700 से 800 ग्राम प्रति एकड़ इसकी हम लोग जो है बिजाई करते हैं। बिल्कुल। और भैया बीजों का चयन आप कैसे करते हैं? बीजों का चयन तो वैसे विशेषकर मार्केटों में कई प्रकार का हाइब्रिड आता है, पर जैसे अभी हम लोग कई दिनों से हमारे यहाँ पे और भी जो फार्मर लगाते हुए आए हैं, तो उस हिसाब से हम लोग अभी पायोनियर जो अपना कंपनी का सरसों आता है 45S46 उसको हम अभी लगा रहे हैं। और भैया बीज बोने के लिए कौन सी पद्धति हैं और आप किस पद्धति का उपयोग करते हैं? वैसे सरसों बोने के लिए पुरानी पद्धति से जो देखी जा रही है, जो हमारे यहाँ हमारे फादर वगैरह करते आए हैं, तो हम लोग वैसे काफ़ी दिन पहले जो है इसको छर्रा की जो बोनी करते हैं, लेबर जो फेंकते हैं वैसी बोनी करते थे। जो अभी कर रहा हूँ वो सीड्रिल के माध्यम से अभी बोनी हम लोग कर रहे हैं। मतलब अब आप पूरी तरह से आधुनिक खेती कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल हम लोग जो है आधुनिक खेती कर रहे हैं। और कुछ जगह पे अभी मैंने 2-3 सालों से देखा है कि लेबर के द्वारा हम लोग जो है उसकी भी बिजाई करवा रहे हैं, जिससे लगभग 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ सरसों जा रहा है। लगभग 700 से 800 ग्राम जो हम सीड्रिल से बोते हैं, लगभग वो भी उत्पादन उतना ही मिल रहा है और इसमें भी इतना ही मिल रहा है। तो किसानों को मेरा विशेष कहना ये है कि वो सीड्रिल के साथ में यदि लेबर से सरसों की बिजाई करवाएं तो वो भी किसानों के लिए बहुत लाभदायक धंधा है। बहुत ही अच्छी जानकारी भैया। और इस सरसों की फसल में सिंचाई प्रबंधन आप कैसे करते हैं? वैसे तो काफ़ी दिन से हम लोग जो हैं अभी मिनी स्प्रिंकलर के द्वारा और जो दूसरे भी आज समय के हिसाब से जो चल रहा है उस हिसाब से हम लोग जो है भी इसकी सिंचाई कर रहे हैं। बिल्कुल भैया, यदि हमारे किसान भाई के पास पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की व्यवस्था ना हो, कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सरसों 2 से 3 पानी में हो जाता है। तो मेरा सभी किसानों से अनुरोध है कि वो अपना जहाँ कम पानी की व्यवस्था है और किसान अपनी जगह को जो खाली पड़त रहने देता है वो बिल्कुल ना छोड़ें और वो सरसों की बोनी करें और 2 से 3 पानी में बढ़िया आप उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल। और भैया सरसों की फसल में कौन कौन से रोगों का प्रकोप देखा जाता है? सरसों में विशेष जब वो अपना फ्लावरिंग स्टेज पे होता है फूल के समय में, तो माहू का उस पर विशेष असर होता है जो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो समय में उसके लिए हम लोग कीटनाशक दवाई डालते हैं, जिससे हमें काफ़ी फायदा होता है। मतलब समय समय पर आप कीट और रोगों का प्रबंधन करते रहते हैं? हाँ, बिल्कुल जी। भैया सरसों की फसल में खाद और उर्वरक की भी आवश्यकता होती है, तो फसल में खाद और उर्वरक देने का सही समय कौन सा होता है? जिस समय में हम लोग खेतों को तैयार करते हैं उसी समय में लगभग 40 से 50 किलो NPK और उसके साथ में जो दूसरे माइक्रो न्यूट्रंस होते हैं जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिले, वो हम बोनी के पूर्व करते हैं। बिल्कुल। और फसल कितने दिनों में पककर तैयार हो जाती है? लगभग सरसों की फसल जो है वो 110 से 125 दिन के बीच में कंप्लीट हो जाती है। और कटाई गहाई के लिए आप कौन सा तरीका अपनाते हैं? अभी तो हम लोग लगभग 5-7 सालों से हार्वेस्टिंग करवा रहे हैं, जिस हार्वेस्टर से बहुत बढ़िया इसकी कटाई होती है। भैया प्रति एकड़ कितना उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं आप सरसों की फसल से? वैसे जैसे कुछ खेतों में हमारे पास में पानी की व्यवस्था कम है, जहाँ 2 से 3 पानी की सिंचाई की जाती है, उस पर लगभग 5 से 6 कुंटल का कम से कम का भी उत्पादन आता है। उससे कम तो होता नहीं है, पर जहाँ पे हमारे पास में अच्छी पानी की व्यवस्था है वहाँ पे लगभग हमारा 12, 13, 14 कुंटल के आसपास का उत्पादन जाता है। बहुत ही अच्छा उत्पादन आप प्राप्त कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल। भैया फसल को विक्रय करने से पहले क्या कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है? हाँ बिल्कुल। जैसे ही हम लोग फसल कंप्लीट होती है या लेबर के द्वारा काटी जाए, थ्रेसिंग कराई जाए या हार्वेस्टिंग कराई जाए, तो लगभग 3 से 4 दिन उसको जो है धूप में सुखाया जाता है। कुछ बढ़िया व्यवस्था बना के हम लोग उसको आने वाले समय के लिए तैयार करके रखते हैं। और विक्रय करने के लिए आप क्या मंडी ले जाते हैं या फिर सीधे खेतों से ही आपका फसल विक्रय हो जाता है? नहीं, पहले ऐसा होता था कि हम लोग जो है वहीं से विक्रय करते थे जहाँ पे फसल कंप्लीट होती थी, पर अभी काफ़ी दिनों से हम लोग जो है
अपना मंडी की व्यवस्था है, मंडी में बेचते हैं या सोसाइटी के माध्यम से गवर्नमेंट ने जो खरीदी केंद्र चालू करी है वहाँ ले जाके हम लोग बेचते हैं। बिल्कुल। और भैया, सरसों की फसल से अनुमानित कितना लाभ आप प्राप्त कर लेते हैं? वैसे लगभग हम लोग का प्रति एकड़ उत्पादन जो है वो 11, 12, 13 कुंटल का आता है। तो लगभग हम ये मान के चलिए कि लगभग 40,000 से 50,000 के बीच में हम लोग को प्रति एकड़ का इसका मुनाफा होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि सरसों एक लाभदायक फसल है। हाँ, बिल्कुल दीदी, बिल्कुल जी। अंत में आप हमारे किसान भाइयों को कोई सलाह देना चाहेंगे? और मैं किसानों को एक विशेष बात ये कहना चाहूँगा कि अपनी जगह को पड़त ना रहने दें। उसमें यदि पानी की व्यवस्था आप लोगों के पास में कम है तो आप सरसों की बोनी करें। 2 से 3 पानी, 4 पानी में सरसों का उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। तो उससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है और लोगों को मुनाफा भी होता है। बहुत ही अच्छी जानकारी भैया। इतना कीमती समय आपने हमारे लिए निकाला, इतनी उम्दा और बेहतरीन जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बिल्कुल धन्यवाद दी। अभी आप मेहमान क्रम के अंतर्गत सुन रहे थे ग्राम बाल कछार, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा से युवा कृषक अनुराग सूर्यवंशी से सरसों की खेती पर बातचीत। और आइए अब सुनते हैं ये महत्वपूर्ण संदेश। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है,
जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुना आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। आइए इस महत्वपूर्ण संदेश के बाद सुनते हैं अब चंद्रकांत पाठक की आवाज में ये लोकगीत। बिला महके अटरिया पे घुंघटा की ओट, बिला महके हो बिला महके अटरिया पे घुंघटा की ओट, बिला महके। संध्या की बेरा बनाए जो नरी, संध्या की बेरा बनाए जो नरी, उन्हें ले गई अटा पे हरीरी चुनरी, बिला महके हो बिला महके अटरिया पे घुंघटा की ओट, बिला महके। ए जग में को भरोसो नैया, ए जग में को भरोसो नैया, काम निकरे ना पूछे को बतियां, बिला महके हो बिला महके अटरिया पे घुंघटा की ओट, बिला महके। सब में भरी है दगाबाजी तेरी, सब में भरी है दगाबाजी, कोनो पंडित बचो ना बचो काजी, बिला महके हो बिला महके अटरिया पे घुंघटा की ओट, बिला महके। संध्या की बेरा बनाए जो नरी, संध्या की बेरा बनाए जो नरी, उन्हें ले गई अटा पे हरीरी चुनरी, बिला महके हो बिला महके अटरिया पे घुंघटा की ओट, बिला महके। अभी हमने सुना चंद्रकांता पाठक की आवाज में ये लोकगीत।
और अब वक्त हो चला है किसान भाई बहनों से विदा लेने का। तो कहते हैं सपना बहन और मोनिका बहन की राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।